वेलकम टू आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम करेंगे आज अप्रैल 2023 में हमारा एसएसटी का जो पेपर आया था उसको सोल्व। पिछली वीडियो में, पिछली जो लास्ट की 2 वीडियो गई हैं उसमें मैंने 16 क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे वाली 2 वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमारे 16 जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। शुरुआत करते हैं। भारत में वर्षा का वितरण बहुत असमान है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आंसर क्या होगा? ऊंचाई और घने जंगलों के कारण भारी वर्षा पहाड़ी वन क्षेत्रों में दर्ज की गई है, जो वातावरण को ठंडा करने के लिए और वर्षा बूंदों को बरसाने पर मजबूर करता है। ठीक है। दूसरा है, ऊंचे पहाड़ों के बिना क्षेत्र मानसून के मौसम की बारिश के बादलों के टकराने की असफलता के कारण केवल अल्प वर्षा प्राप्त करते हैं। हवाओं के रास्ते में आने वाले स्थानों पर अधिक वर्षा होती है। बारिश की छाया या हवा की अनुवात दशा में कम वर्षा होती है। तो स्टूडेंट इसके 3 पार्ट थे ये हमारे, और ये कंप्लीट हो गया है। 4 नंबर में ये आपका आएगा। और क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का वितरण क्या क्या है। पहले जो था उसमें घने वन के बारे में, दूसरा पहाड़ों की, और तीसरा जो था वायु के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर 18 करेंगे। राज्य विधायिका के विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है। इसका जो सबसे पहले है विधायी कार्य है, विधानसभा को विधि निर्माण का अधिकार है। ठीक है। सभी कानून इसके द्वारा पारित किए जा सकते हैं। कोई विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? राज्य विधायिका के कार्यों का वर्णन करना है। तो यहाँ पे विधायी के जो कार्य हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि जो विधानसभा और विधि निर्माण का जो अधिकार है कानून का, वो पारित किए जाते हैं और विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है और विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद है कार्यपालिका पर नियंत्रण। राज्य विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है। अब इसका आगे वाला कार्य देखेंगे। निर्वाचन कार्य में क्या करती है विधानसभा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बने निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अगले वाला देखेंगे इसका 4th नंबर, संविधान संशोधन से संबंधित कार्य। संविधान संशोधन से संबंधित कार्य राज्य विधायिका का महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ संविधान संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है। आप ये क्वेश्चन को याद करेंगे। अभी हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19। लोकसभा के गठन का वर्णन कीजिए। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहते हैं। ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो आप लोकसभा और राज्यसभा के दोनों प्रश्न याद करके जाएंगे। पिछली बार आपका लोकसभा का प्रश्न आया था। तो लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहते हैं। यह लोगों के प्रतिनिधियों की संस्था होती है। ठीक है। इसके सदस्यों की संख्या 550 होती है। ठीक है। इससे अधिक नहीं हो सकती। इसमें से 530 को सीधे भारत के विभिन्न राज्यों के लोग चुनते हैं और शेष 20 सदस्य जो है केंद्र शासित क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ठीक है। 530 तो जो है राज्यों के लोग चुनते हैं और बाकी 20 जो है केंद्र शासित क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो ये आपका 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि 500 आप लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है? 550, और जो सीधे चुने जाते हैं राज्यों के द्वारा 530, और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा कितने चुने जाते हैं? 20। ऐसे सभी नागरिक जो 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के हैं
को मत देने का अधिकार है और वे लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, उनका चुनाव कैसे होता है? जो 18 वर्ष की आयु से अधिक है वो सब इनका चुनाव करते हैं। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से जो है लोकसभा के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन इसको राष्ट्रपति भी भंग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका 5 साल का है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको राष्ट्रपति भंग पहले ही कर सकता है। आपातकाल के दौरान इसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। हमने स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 19 किया, लोकसभा के गठन का वर्णन। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 20। गरीबी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा अभिशाप अभिशाप क्यों कहा जाता है? ठीक है, पहला है, एक भूखे इंसान के लिए वोट के अधिकार का कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं कि लोकतंत्र जो है हमारा, उसमें जो है गरीबी को अभिशाप क्यों माना जाता है? क्योंकि देखो, एक भूखा जो इंसान है उसको वोट की वैल्यू नहीं पता, तो वह भूखे इंसान के लिए वोट के अधिकार का कोई मतलब नहीं है। दूसरा है, गरीब लोगों को देश के विभिन्न मुद्दों, समस्याओं, मांगों एवं हितों के प्रति जागरूक बनाती है। ठीक है, लेकिन क्या है, जो ये गरीब लोग जो हैं ये क्या करती है, इनको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो क्या करेगी, ये इनके प्रति जागरूक नहीं है। तो एक ये जो है गरीबी, क्योंकि लोग जो है अपनी गरीबी के कारण अपने ही मसलों में उलझे रहते हैं और वो लोकतंत्र के बारे में सोचते नहीं है। ठीक है, तीसरा है, गरीब लोगों को स्वस्थ एवं भरपूर जीवन जीने के अवसरों को नकारने के समान है। ठीक है, तो ये जो उन लोगों को लगता है कि जो उनके अवसर वगैरह है उनको नकारने के समान है। गरीब आर्थिक विकास की प्रक्रिया सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में असमर्थ रही है। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसके 4 पॉइंट से 4 मार्क्स में ये आएगा, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। भारत में चुनावी सुधारों की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में चुनावी सुधारों की आवश्यकता क्यों है। पहला पॉइंट देखेंगे, चुनावों में हेरा फेरी, नकली और फर्जी मतदान। सबसे पहले क्या होता है कि एक तो हेरा फेरी बहुत चलती है चुनाव के समय, नकली और फर्जी, यानी कि कोई किसी के नाम का जो है झूठ बोल के चला जाता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसकी वोट डालने, लेकिन वो होता नहीं, और फर्जी जो है वो मतदान कहलाता है। नंबर 2 पे देखेंगे, चुनाव के दौरान हिंसा का मतलब होता है लड़ाई। कई बार ऐसा होता है कि जहां चुनाव हो रहते हैं वहां पे दंगे वगैरह भी हो जाते हैं। तीसरा देखेंगे, धन और बाहुबल की भूमिका। ये भी देखा गया है कि लोग धन के जो है लोगों को पैसे वगैरह देके और ताकत के बल पे भी वोट प्राप्त करते हैं। 4th नंबर, कमजोर लोगों को डराना। जो बेचारे कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये डराते भी हैं। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, और सरकारी जो तंत्र वगैरह हैं उनका भी दुरुपयोग करते हैं। मतदान केंद्रों पर कब्जा, और मतदान केंद्रों पर पहले ही ये लोग अपना कब्जा कर लेते हैं चुनाव के समय पे। तो यहाँ पे हमारे हो गए हैं 6 पॉइंट, जिसमें हमें 4 करने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से करके जाओगे। अभी हम करेंगे प्रश्न नंबर 22। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय के गरम दल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे गरम दल की भूमिका के बारे में पूछा गया है, तो उसको स्पष्ट करना है। गरम दल का उदय, सबसे पहले हम गरम दल की बात कर रहे हैं। 1905 से 1918 तक की अवधि को अतिवादी यानी उग्र राष्ट्रवादी या गरम दल का युग कहा जाता है। ठीक है, गरम दल का यह विश्वास था कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्र पाल, जिसको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, इसके महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं। ये गरमपंथी गुट सरकार को
दरख्वास्त करने के बदले बड़े पैमाने पर विरोध करने, सरकार की नीतियों की आलोचना करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने आदि में विश्वास रखते थे। वे स्वतंत्रता के लिए दया पर निर्भर नहीं थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। किन्हीं दो कारकों की व्याख्या कीजिए जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में बात हो रही है। राष्ट्रीय एकता के बारे में कौन कौन से आधार है? पहला है संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान में क्या है? जो राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देते तथा उसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे देखते हैं, संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। संविधान समाजवाद, पंथ, निरपेक्षता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व को भारतीय राजनीतिक पद्धति के उद्देश्यों के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, एकीकरण में जो है सबसे पहले आपका संवैधानिक प्रावधान है, जो ये सारे की सारी जो इसकी विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया है। नंबर 2 है राष्ट्रीय त्योहार एवं प्रतीक। राष्ट्रीय त्योहार एक महत्वपूर्ण शक्ति की तरह कार्य करते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय त्योहार सभी भारतीयों द्वारा देश के सभी भागों में जो है मनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मनाए जाते हैं, चाहे उनकी भाषा, उनका धर्म या उनकी संस्कृति कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बना था कि राष्ट्रीय एकीकरण में जो है ठोस क्या क्या है? संवैधानिक प्रावधान है जिसके अंदर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता आदि के बारे में, दूसरा त्योहारों के बारे में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24 की बात करें। भारतीय कृषि के समक्ष किन्हीं 5 चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सी पहली चुनौती है वो देखेंगे। प्रमुख फसलें, कुछ प्रमुख खाद्यान्न जैसे चावल और गेहूं के उत्पादन में कुछ लंबे समय से ठहराव देखा गया है, जो चिंता का विषय है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है प्रमुख फसलों के अंदर एक ठहराव सा आ गया है, और वो ठहराव क्या है कि वहां पे जो है उर्वरकता जो है उसकी कम हो रही है, पैदावार कम हो रही है, तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरा है खेत निवेश में उच्च लागत, उर्वरक, कीटनाशक, उत्तम किस्म के बीज, कृषि श्रम लागत आदि आते हैं, इससे किसान ज्यादा घाटे में जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 जो है कृषि के सामने जो चुनौतियां हैं वो है ज्यादा लागत। लागत मतलब आजकल जो है खाद, कीटाणुओं को मारने की दवा, अच्छा बीज, ठीक है, और श्रम का अर्थ होता है जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उनकी लागत। तो ये सारा खर्चा निकाल के किसान को बहुत कम बचता है, तो इससे किसान जो है घाटे में जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा है मृदा उर्वरता का ह्रास। मृदा से पोषक तत्वों की कमी जो एक ही जमीन पर एक ही फसल के बार बार बोने से होता है। ठीक है, अब मतलब देखते क्या समझा रहा है वो। मृदा होती है मिट्टी, उर्वरता होती है मिट्टी जो उपजाऊ होती है ना, वो खत्म होती जा रही है। ह्रास मतलब वो खत्म हो जाना। मिट्टी की उर्वरकता जो है वो खत्म होती जा रही है। कैसे? मृदा से पोषक तत्वों की कमी जो कि एक ही जमीन पर एक ही फसल के बार बार बोने से होती है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि जब फसल जो होती है हमारी, उसको अगर बार बार आप उसी फसल को बोते जाओगे तो मिट्टी की उर्वरकता जो है वो खत्म होती चली जाएगी। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, मीठा भूमिगत जल की कमी। ठीक है, पानी जो भूमि के अंदर होता है और वो मीठा ना हो और उसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति सफल रही है वह रासायनिक उर्वरक और सिंचाई के उपयोग के कारण है। ठीक है, जहाँ पे भी हरित क्रांति रही है, एक तो वहाँ पे जो है उर्वरकता जो सही रही है वहाँ की, और दूसरा पानी की जो है भूमि के अंदर जो है वहाँ पे मीठा पानी है, तभी फसल जो है वो अच्छी रही है। 5वां कारण देखिए, वैश्विक जलवायु में परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी।
समुद्र स्तर के में वृद्धि होगी, तीव्र चक्रवात आएगा, वर्षा की भविष्यवाणी असंभव होगी। ठीक है, एक ये भी कमी जो है जलवायु के अंदर बताई गई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे कि हमारे जो है 24 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, पहला है स्वास्थ्य तथा स्वच्छता। नगर निगम जो है एक ये देखती है नगरों में कि वहाँ पे स्वास्थ्य, जो वहाँ के लोगों का हेल्थ है, और वहाँ की सफाई ये देखेगी। नंबर 2 बिजली और जलापूर्ति, कि यहाँ पे बिजली और पानी की व्यवस्था है या नहीं। तीसरा शिक्षा, कि वहाँ पे शिक्षा की क्या व्यवस्था है, प्रॉपर जो है बच्चों को एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही है, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। नंबर 4 की बात करें, सार्वजनिक कार्य और अन्य कार्य जैसे सड़क बनवाना, पार्क बनवाना लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सब कार्यों की व्यवस्था भी नगर निगम करती है। नंबर 5 की बात करें, अन्य कार्य भी करती है, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, टैक्स और आदि। ठीक है, ये सारे के सारे कार्य जो है नगर निगम करती है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। नए पाषाण युग की मुख्य विशेषताएं बताइए। बच्चे यहाँ पे पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, नया मतलब नए, नया पाषाण युग की क्या विशेषताएं रही है। नव पाषाण काल की जो कृषि है, पहली विशेषता क्या है, कृषि। ठीक है, इसमें क्या रहा, इस काल में मनुष्य ने बीज डालकर कृषि की शुरुआत की। मिट्टी में जब बीज डाले और वहाँ पे जो है अन्न जो है उनका उगना शुरू हुआ। मानव ने गेहूं और जौ के अतिरिक्त चावल, बाजरे और मक्का को की भी शुरुआत की। ये सारी जो फसलें थी नवपाषाण काल से ही मानी जाती हैं। नंबर 2 नवपाषाण काल औजार। अब नवपाषाण काल में कौन कौन से औजार थे, इसमें मानव ने चिकने चमकदार हथियार बनाने की विधि का आविष्कार किया। ठीक है, कौन कौन से, हथौड़े, छेनी, खुरपा, कुदाल आदि। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम में कि नवपाषाण काल में जो है कौन से औजारों का प्रयोग होता था, तो आपको ये सब याद होना चाहिए जो नुकीले और चमकदार होते थे। ठीक है, नवपाषाण काल में जो है कातने और बुनने की कला, कातना होता है जैसे चरखे पे काटते हैं ना, वो जो रुई होती है उससे, तो उससे बुनने की कला। इस काल में कपड़ा बुनने का भी आविष्कार हुआ। करघे, करघे का मतलब होता है जिसमें वो एक बनता है इनका, जैसे कपड़ा बनाते हैं ना, तो जो इनका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है लकड़ी का, उसको करघे कहते हैं। का आविष्कार एशिया में नवपाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, एशिया में जो है करघे का इस्तेमाल नवपाषाण काल में ही हुआ था। आगे करें 4th, नवपाषाण काल में बर्तन का आविष्कार। इस काल में बर्तन चाक पर भी बनाए जाते थे। ठीक है, चाक का मतलब होता है जो कुम्हार लोग वो गोल गोल घूमता है, उस पे जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। नंबर 5 नवपाषाण काल में पशुपालन। पशु कृषि में सहायक होते हैं, साथ में दूध मांस की प्राप्ति भी होती है। नवपाषाण काल में जो है पशुपालन की शुरुआत हुई थी, और ये किस लिए हुई थी, क्योंकि पशु जो है एक तो दूध मिलता है, मांस मिलता है, और साथ में कृषि में भी सहायक होते हैं। तो हमारे जो है 26 क्वेश्चन यहाँ रह गए हैं। अभी हम करेंगे 27वां क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं बतानी है। पहली विशेषता यह है, यह सिंधु नदी के किनारे बसी थी। ठीक है, इसे सिंधु घाटी, हड़प्पा व भारत की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, भारत की जो कांस्य युगीन सभ्यता है वो किस नाम से जाने जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसकी खोज 1920 में हुई थी। ठीक है, यह सभ्यता 3 चरणों में पहचानी जाती है, आरंभिक, परिपक्व व पतन काल। 3 इसके भाग रहे हैं। 5वां, इसके जो प्रमुख स्थल थे वो थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, बनावली, राखड़ी और धोलीवीरा। ठीक है, ये इसके प्रमुख जो है स्थान रहे थे, स्थल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, यह सभ्यता उत्तर में मांडा, दक्षिण में दोमाबाद, पश्चिम में सूतका गेतौर व पूर्व में आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। ठीक है, तो आज हमने अपना एसएसटी के जो अप्रैल में हमारा पेपर आया था 2023 में, वो कंप्लीट कर लिया है। उसके 27 जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और ये 3 वीडियो में कंप्लीट हुए हैं।
तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, पिछले जो वीडियो हैं 2 वीडियो और वो भी एक बार आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करेंगे, और तीनों वीडियो में 27 क्वेश्चंस को अच्छे से बताया गया है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, आप वो अच्छे से उसको पढ़ के जाएं, रीड करके जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आपकी कोई भी एग्जाम से लेकर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।